हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन जो होते हैं एल्किल हैलाइड, उसके रासायनिक गुणों के बारे में। तो उसके रासायनिक गुणों में हमने बात कर ली थी SN1 अभिक्रिया के लिए। ठीक है, आज हम बात करेंगे रासायनिक गुणों में जो RX की सेकेंड अभिक्रिया थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो आज अपन सेकेंड रिएक्शन की बात करेंगे, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आज हम इस रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसे हिंदी में कैसे लिखते हैं? हिंदी में होता है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो आज हम SN2 के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, SN2 रिएक्शन देखो, इस रिएक्शन में ये रिएक्शन कैसे होगी। तो सबसे पहले हम इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में होती है, यानी कि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, यानी कि एक स्टेप में होने वाली ये रिएक्शन होती है, एक पद में संपन्न होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। इससे पहले हमने बात की थी ना SN1 में हमने देखा था कि वो जो रिएक्शन थी वो क्या थी, 2 स्टेप में हो रही थी ना, 2 स्टेप रिएक्शन थी। लेकिन SN2 में क्या होता है कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप होगी, एक पद में संपन्न होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, द काइनेटिक्स ऑफ दिस रिएक्शन इज 2, यानी इस रिएक्शन की जो काइनेटिक है, जो गतिकी है, इसकी जो गतिकी है वो कितनी है, 2। इसका मतलब क्या होता है कि इस रिएक्शन में जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, जो वेग निर्धारक पद होता है, उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल होते हैं उसकी नंबर 2 होती है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज 2। इसीलिए इसकी नंबर क्या होगी, 2 होगी, यानी कि ये क्या होगी, रिएक्शन बाईमोलिक्यूलर का मतलब द्विअणुक, 2 मॉलिक्यूल्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, in rate determining step RDS 2 molecules participate। ओके, कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि 2 अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इसलिए इसकी जो काइनेटिक है, इसकी जो गतिकी है बच्चों, वो 2 हो जाएगी। यानी कि इसका अगर रेट हम निकालें तो रेट बराबर होता है K RX एंड NU का मीन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही, और RX हो गया एल्किल हैलाइड। तो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 होने के कारण इसका जो रेट है वो क्या होगा, 2 होगा। इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की कोटि यहाँ कितनी है बच्चों, 2 है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, बाईमोलिक्यूलर कहते हैं, SN2 रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन दिस रिएक्शन a highly energetic
highly energetic state is formed in RDS, rate determining step, which is called as transition state, TS। यानी कि इस रिएक्शन में क्या होगा कि जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, जो हमारा वेग निर्धारक पद है, उसमें एक स्टेट बनती है जो ज़्यादा एनर्जी की होगी, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसे स्टेट को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यानी कि SN2 में एक इसका खास फीचर होता है, स्पेशल फीचर होता है कि इसमें क्या बनता है? इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें TS बनती है। ठीक है बच्चों, अब ये TS इसमें क्यों बनेगी, इसका क्या कारण है? ठीक है, इसमें कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। SN2 में कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनने वाला, नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। कार्बोकेटाइन का निर्माण नहीं होता। ठीक है बच्चों, यानी कि इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, जबकि SN1 में हमने पढ़ा था ना कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ कार्बोकेटाइन का निर्माण नहीं होता। उसकी जगह क्या बनेगा? उसकी जगह बनेगा ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या हो गया बच्चों? संक्रमण अवस्था। अब ये जो संक्रमण अवस्था है ये कैसे बनेगी, क्यों बनेगी? ठीक है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है बच्चों, इसमें इसका रीजन ये होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फर्स्ट बिफोर डिपार्टिंग लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? X। ओके, in that case the nucleophile and living group are attached to the carbon atom through partial bond. This state is called transition state। यानी कि एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें न्यूक्लियोफाइल यानी आने वाला ग्रुप और जाने वाला ग्रुप यानी लिविंग ग्रुप, ये दोनों ही क्या होते हैं? उस कार्बन एटम से पार्शियल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। पार्शियल बॉन्ड कौन सा होगा? जैसे डैश 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 हम करते हैं ना, ऐसा बॉन्ड होता है पार्शियल बॉन्ड। तो यदि किसी कार्बन से, जैसे ये हमारा पास कार्बन है, इससे ये न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ रखा है और इससे ये लिविंग ग्रुप भी जुड़ रखा है, लेकिन दोनों का जुड़ने का तरीका क्या है? पार्शियल बॉन्ड से जोड़ रखा है। ठीक है, बाकी ये कार्बन की 3 वैलेंसी हो जाएगी। तो ऐसा कार्बन जिसमें 5 बॉन्ड दिखाई देते हैं, 1 2 3 4 5 बॉन्ड दिखाई देते हैं, और इसमें 2 बॉन्ड क्या होते हैं? पार्शियल बॉन्ड होते हैं। ऐसी जो स्टेट होती है, ऐसा जो मॉलिक्यूल होता है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये कहलाता है ट्रांजिशन स्टेट। ये स्टेट यहाँ पे क्यों बनती है? इसका कारण होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, यानी कि यहाँ जो हम न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाते हैं, ये पहले ही इस पे जुड़ जाता है। देखो, बिफोर डिपार्टिंग लिविंग ग्रुप, यानी कि X के जाने से पहले ही क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेता है। इसके कारण यहाँ X तो जा नहीं पाता, उससे पहले क्या जोड़ लिया जाता है? न्यूक्लियोफाइल को जोड़ लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर कार्बोकेटाइन भी नहीं बनेगा। क्योंकि कार्बोकेटाइन कब बनेगा बच्चों? देखो, कार्बोकेटाइन तब बनता है ना जब हम इस कार्बन से X को निकालते हैं। तो जब X कार्बन से निकल जाता है तो कार्बन पे पॉजिटिव आ जाता है, तो ये कार्बोकेटाइन बना। अब यहाँ पे तो हुआ क्या है कि X के जाने से पहले ही क्या हो गया?
न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो एक्स क्या करता है कि वहां से धीरे धीरे लीव करता है, धीरे धीरे जाता है, एक साथ वहां से नहीं निकलेगा। इसलिए यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता और कार्बोकेटाइन की जगह क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसीलिए ये जो अभिक्रिया होती है, जो रिएक्शन है, क्या कहलाती है, SN2 रिएक्शन कहलाती है। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा पूछ सकते हैं कि SN2 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन क्यों नहीं बनता? बिकॉज न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फर्स्ट बिफोर द लिविंग ग्रुप डिपार्टिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है बच्चों, चलो इसे मैं थोड़ा हिंदी में लिख देता हूं यहाँ पे। देखो इसका क्या मतलब हुआ। तो ट्रांजिशन स्टेट क्यों नहीं बनेगी? यहां पे देखो, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर एक्स के जाने से पहले ही आक्रमण कर देता है, जिससे यह दोनों समूह हैं आंशिक बंध द्वारा कार्बन से जुड़े हुए रहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ये होता है SN2 का जो खास फीचर होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करेगा कि जो X का प्लेस होता है, X जहां पे जुड़ा हुआ रहता है, उसके जस्ट बैक साइड से वो अटैक करेगा। यानी कि ये हमारा कार्बन है, इसमें यहाँ हमने X जोड़ रखा है। अब हम क्या करते हैं कि इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करेगा? देखो यहां से तो अटैक कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि X यहाँ से जाता ही नहीं है। तो X जब गया ही नहीं है तो इसको यहाँ पर जोड़ने के लिए जगह कहाँ है? तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो क्या होता है? X के अपोजिट साइड में होता है। यहाँ से X निकलता है और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? अटैक करता है। तो अब ये जो अटैक है, ये अटैक कौन सा है? ये है बैक साइड अटैक। ठीक है ना, पीछे की ओर इस पे अटैक करेगा। तो इस अटैक को हम क्या कहते हैं? बैक साइड अटैक कहते हैं। और इससे हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा तो वो NU इसके पीछे जुड़ेगा और यहाँ X निकल जाएगा। तो इसकी ज्योमेट्री और इसकी ज्योमेट्री, दोनों की ज्योमेट्री क्या होगी? अपोजिट होगी। दोनों की ज्योमेट्री क्या होगी? अपोजिट ज्योमेट्री होगी। अपोजिट ज्योमेट्री। मेरी बात समझ में आ रही है? इसे हम क्या कहते हैं? जैसे ही हम कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या होता है? अपोजिट ज्योमेट्री का होता है। इसे कहते हैं इन्वर्जन। इसे हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन कहते हैं। तो इन्वर्जन का मतलब होता है कि द ज्योमेट्री और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन इन रिएक्टेंट इन्वर्स इनटू द प्रोडक्ट। इसे हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है विन्यास, यानी कि इस कार्बन का विन्यास प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट चेंज। ठीक है ना, is called as inversion, is called as inversion। यानी कि कार्बन का विन्यास उत्पाद में बदल जाता है। इसे प्रतिलोमन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिलोमन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? प्रतिलोमन। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये जो प्रतिलोमन है, इसे एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था और उस साइंटिस्ट के नेम से ही हम इसे रिगार्ड करते हैं, जिसका नाम होता है वाल्डन। क्या नाम होगा? वाल्डन। WALDN, वाल्डन इन्वर्जन। तो इसे इस नाम से भी हम जानते हैं,
वाल्डन इन्वर्जन क्या होता है? तो वाल्डन इन्वर्जन का मतलब होता है द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन इन प्रोडक्ट चेंज इज कॉल्ड एज इन्वर्जन या वाल्डन इन्वर्जन। तो जो SN2 रिएक्शन हमारी, तो SN2 रिएक्शन में जो स्पेशल करैक्टर होता है, स्पेशल जो फीचर होता है वो यही होता है कि इसमें रिएक्टेंट का जो कार्बन होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट के कार्बन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी अपोजिट हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी इन्वर्जन को हम वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं और ये इस SN2 का बहुत ही स्पेशल फीचर होता है। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान में रखना है SN1 का स्पेशल फीचर क्या था? SN1 का स्पेशल फीचर था कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ कार्बोकेटाइन तो नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन्वर्जन होता है जिसे हम वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए इसमें SN2 के जो मेन पॉइंट्स है वो। अब हम इसकी रिएक्शंस देखते हैं। ठीक है, SN2 की जो मैकेनिज्म है वो हम देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मैकेनिज्म। तो देखो मैकेनिज्म कैसे होगी इसकी, ये हमने कार्बन ले लिया जिस पे X जोड़ रखा है। ठीक है बच्चों, ये इसकी 3 वैलेंसी ले ली हमने। अब इस पे हमने अटैक करवाया है न्यूक्लियोफाइल का, तो ये हो गया हमारा RDS और स्लो। ठीक ना, ये जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल और एल्किल हैलाइड के बीच में, ये स्लो स्टेप होगा और रेट डिटरमिनिंग होगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें ये जो NU है वो यहाँ इस कार्बन पे अटैक करेगा और अटैक कौन सा करेगा, बैक साइड अटैक करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, SN2 रिएक्शन में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो कैसे करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक स्टेट बनने वाली है, प्रोडक्ट से पहले एक स्टेट बनेगी जिसमें न्यूक्लियोफाइल भी क्या होगा, पार्शियल बॉन्ड से अटैच होगा और लिविंग ग्रुप जो X है ये भी क्या होगा, पार्शियल बॉन्ड से अटैच होगा। ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा पार्शियल, और ये इसके बाकी के बॉन्ड्स। ये जो स्टेट हमने यहाँ बनाई है इसी स्टेट को हम क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, संक्रमण अवस्था कहते हैं, TS। अब जैसी ये स्टेट बन जाती है बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होती है, ज़्यादा एनर्जी की होती है, तो ये स्टेट क्या होगी, अनस्टेबल होगी, अस्थायी होगी। अब जैसी स्टेट बन जाती है तो नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन होगी यहाँ पर वो बहुत ही फास्ट होने वाली है, और इस फास्ट रिएक्शन में होगा क्या कि ये जो X है यहाँ से कंप्लीटली बाहर चला जाएगा और NU यहाँ से धीरे 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 इस कार्बन पे जुड़ता चला जाएगा। तो लास्ट में जो हमारा प्रोडक्ट होगा NU, ये कार्बन और ये हो गया X माइनस। तो देखो ये अपोजिट ज्योमेट्री का बन रहा है, जहां से X जा रहा है उसके अपोजिट साइड से NU का जुड़ना होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, वाल्डन इन्वर्जन। याद रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी एल्किल हैलाइड की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके बच्चों, तो वाल्डन इन्वर्जन क्या होता है, SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से होगा, जिससे हमारे पास एक प्रोडक्ट से पहले स्टेट बनती है जिसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, और इस स्टेप में क्या होता है, ये अनस्टेबल होगा और यहाँ से X बहुत ही फास्ट से बाहर जाएगा और NU का कंप्लीटली यहाँ पे अटैक हो जाएगा और एक कंप्लीट बॉन्ड बन जाएगा, और इस प्रकार SN2 रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है। बात समझ में आ रही बच्चों मेरी, क्या हो रहा है यहाँ पे, SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म कर रहे हैं अपन। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है RDS मतलब आप समझ गए ना, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यानी इस स्टेप से हम पता लगाते हैं इसकी रेट क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, इसका वेग क्या है। और ये जो वेग है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो इस वेग में ये दोनों मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नाभिक नहीं, न्यूक्लियोफाइल भी पार्टिसिपेट कर रहा है और RX हमारा एल्किल हैलाइड भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस रिएक्शन का जो रेट है, रेट का मतलब क्या हो गया बच्चों, वेग। तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो क्या कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन RX एंड NU, इन दोनों पे ये डिपेंड करता है। यानी कि RX और NU की जो स्ट्रक्चर है, जो इनका मात्रा है, वो इसके वेग को क्या करेगी, चेंज करेगी, वो डिपेंड करेगी। ठीक है बच्चों, अब जिस टाइप का RX होगा वैसा इसका वेलोसिटी यानी वैसा इसका रेट आ जाएगा, जिस टाइप का न्यूक्लियोफाइल होगा वैसा इसका
रेट रहेगा। जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, जितना फास्ट ये अटैक करेगा, उतना ही ज़्यादा इसका रेट आने वाला है, इसकी स्पीड आने वाली है। और जितना स्टेबल RX होगा इसमें, ठीक है ना, RX का बैक साइड जितना फ्री होगा, देखो NU का अटैक बैक साइड से होता है। अगर मैं इसकी बैक साइड को क्लोज कर दूं, ठीक है, बंद कर दूं, तो बैक साइड से अगर बंद हो जाएगा तो क्या न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, इसको जगह नहीं मिलेगी अटैक करने के लिए, प्लेस नहीं मिलेगा। तो प्लेस नहीं मिलेगा तो इसका जो रेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं SN2 की रेट, जो किस पे डिपेंड कर रही है, RX पे और NU पे। ठीक है बच्चों, अब अपन इसके रेट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि SN2 रिएक्शन की रेट किस प्रकार चेंज होगी, इसका वेग कैसे चेंज होगा। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं RX की। ठीक है, RX में कैसे रेट चेंज होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखो हमारे पास RX 3 टाइप के होते हैं। एक तो 1 डिग्री RX है हमारे पास, और एक CS3 है। तो CS3X ले लिया, एक ले लिया हमने CS3 CS2X, एक CS3 और CS3X, और एक ले लिया हमने 3 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब इन तीनों में हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। ठीक है, बात को यहाँ पे सुनना बच्चों, ध्यान से देखना है कि जैसे हम इन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे, और रिएक्शन कौन सी करनी है, SN2 रिएक्शन करनी है। ठीक है, अब इन चारों में कौन सा RX सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा। तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि NU का अटैक बैक साइड से होता है। यदि कार्बन का बैक साइड ये जो है, यहाँ वाला साइड, ये अगर फ्री है, यानी कि यहाँ पर स्पेस है वो क्या है, ज़्यादा है, तो NU का अटैक क्या होगा, उतना ही इजी होने वाला है। अगर मैं इस बैक साइड को क्लोज कर देता हूँ, बड़े बड़े ग्रुप लगा देता हूँ, यानी यहाँ पे मैं ऐसे बड़े बड़े समूह बिठा देता हूँ, जिससे ये जो बैक साइड है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे 3 डिग्री, ये देखो, तो 3 डिग्री RX में आपको दिख रहा होगा कि ये 3 CS3 ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं। देखो तीनों CS3 ने क्या किया, इस कार्बन को पूरा ही कवर कर लिया। तो जब ये कार्बन पूरा ही इनसे कवर हो गया, तो अब ये यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक लगाते हैं स्टेरिक फैक्टर। एक फैक्टर यहाँ पे लगाना शुरू कर देते हैं। स्टेरिक फैक्टर का मतलब होता है त्रिविम बाधा। अब ये त्रिविम बाधा क्या होती है? त्रिविम बाधा का मतलब होता है कि ऐसे बड़े बड़े समूह हैं जो जहां पर प्रेजेंट होंगे वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। ठीक है ना, तो ये जब एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेरिक फैक्टर कहते हैं या त्रिविमीय बाधा कहते हैं। तो सबसे ज्यादा त्रिविमीय बाधा उसमें होती है जिसमें बड़े समूह की संख्या ज्यादा होती है। तो देखो 3 डिग्री RX में 3 बड़े बड़े समूह लगा रखे हैं, तो सबसे ज्यादा जो स्टेरिक फैक्टर होगा वो किस में होगा, 3 डिग्री में होगा। 2 डिग्री में देखो स्टेरिक फैक्टर तो है लेकिन 3 डिग्री से कम है। 1 डिग्री में देखो इससे भी और भी कम है, और CS3 में तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे तो नहीं है, क्या है, नो स्टेरिक फैक्टर। तो जब स्टेरिक फैक्टर नहीं होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे क्या होगा, वेरी फास्ट होगा, यानी बहुत ज्यादा तीव्र गति से होगा। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, वेरी स्लो, यानी होगा ही नहीं यहाँ पे, वेरी स्लो। क्यों नहीं होगा, बिकॉज इसमें स्टेरिक फैक्टर सबसे ज्यादा है। तो इन चारों के केसेस में सबसे ज्यादा रेट किस में आने वाली है, 1 डिग्री RX में सबसे ज्यादा रेट होती है। यानी कि SN2 रिएक्शन में सबसे ज्यादा जो रिएक्शन करता है वो CS3X करता है, उसके बाद में 1 डिग्री आता है, और सबसे कम रिएक्शन कौन करेगा, 3 डिग्री RX करेगा। रीजन क्या है बच्चों, इसका कारण क्या है, इसका स्टेरिक फैक्टर, त्रिविमीय बाधा। क्या होती है, बड़े बड़े समूह अगर प्रेजेंट होंगे तो वो रिएक्शन में क्या करेंगे, एक बाधा उत्पन्न करेंगे, एक बैरियर उत्पन्न करेंगे, जिसके कारण रिएक्शन का रेट क्या होगा, स्लो हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे हम इसका कंक्लूजन बना लेते हैं कि कौन सा ज़्यादा रिएक्ट करने वाला है, किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो SN2 रिएक्शन के लिए RX की जब रिएक्टिविटी बात करें, RX की क्रियाशीलता की बात करें, रिएक्टिविटी का मतलब हो गया इसकी क्रियाशीलता। तो क्रियाशीलता में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा CS3X, उसके बाद होगा 1 डिग्री RX,
उसके बाद होगा 2 डिग्री RX, और सबसे कम किसका होता है बच्चों 3 डिग्री RX, सबसे कम 3 डिग्री RX होगा। ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि 3 डिग्री RX डज नॉट गिव SN2 रिएक्शन। 3 डिग्री RX SN2 रिएक्शन देता ही नहीं है, अपन ये भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेरिक फैक्टर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई RX की रिएक्टिविटी। अब देखो इसमें जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप था RDS था, उसमें कौन आ रहा था न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रॉन्ग होगा इस रिएक्शन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। तो एज स्ट्रॉन्ग nucleophile, the rate of SN2 reaction is high। जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा SN2 रिएक्शन की जो रेट है वो उतनी ज़्यादा होगी। यानी SN2 अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा जितना नाभिक स्नेही परबल होगा। ठीक है, जितना नाभिक स्नेही परबल होगा SN2 रिएक्शन की रेट यानी कि वेग उतना ही उसका ज़्यादा आने वाला है। जैसे हमारे पास दो नाभिक स्नेही है, एक तो है OH माइनस और एक है वाटर। देखो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये भी नाभिक नहीं है और ये भी नाभिक नहीं है। बस इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये न्यूट्रल है और ये क्या है, ये है चार्ज्ड। तो इन दोनों के केस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? जो चार्ज्ड होगा। ठीक है ना, तो चार्ज न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेयर टू न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो OH माइनस जो होगा वो SN2 रिएक्शन में क्या करेगा, ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा और उसकी रेट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। इसी टाइप से अगर अपन बात करें HS माइनस और H2S, तो ये दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है, बट स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? HS माइनस होगा। तो नेगेटिव चार्ज जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात होगी न्यूक्लियोफाइल की। तीसरा पॉइंट अपन कर लेते हैं X, जाने वाले समूह की प्रकृति। X यहाँ पे लिविंग ग्रुप है ना, तो अगला पॉइंट है एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब लिविंग ग्रुप कितना जाने में एबल होगा, कितना फास्ट वो वहां से लीव करता है, उसकी बेसिस पे भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका रेट जो होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। तो ये भी सेम होगा जैसे हमने SN1 में किया था। तो सेम एज SN1 रिएक्शन। तो जो हमने SN1 रिएक्शन में किया था वैसे ही यहाँ पे होने वाला है। सबसे ज़्यादा जो लिविंग ग्रुप होता है वो कौन होता है? आयोडीन होता है। यानी कि RF, फिर RCl एंड RBr और NRI। तो सबसे ज़्यादा जो रेट होता है वो किसका होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये, सबसे ज़्यादा रेट होगा I का होगा। ठीक है ना, वही सेम रीज़न होगा जो मैंने SN1 में बताया था। तो ये हो गया आज हमारा टॉपिक SN2 रिएक्शन। और SN2 रिएक्शन का जो रेट होता है उस रेट को कौन कौन अफेक्ट करेगा उसके फैक्टर भी हमने बात कर लिए। ठीक है बच्चों, तो आज हमारे ये जो रिएक्शंस थी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे केमिस्ट्री में, एल्किल हैलाइड की SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, ये कंप्लीट हो गया है बच्चों। ठीक है।